अच्छा, चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया है एंजाइम्स, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास है एंजाइम्स की डेफिनेशन कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि एंजाइम्स आपके एक तरह से एक्टिवेटर्स हैं, यानी आपकी बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे तेज करने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती है वो चीज आपकी एंजाइम कहलाती है। ठीक है, एंजाइम करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको रिड्यूस कर देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास एंजाइम मौजूद है तो वो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम का बेसिकली स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखा है कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो तकरीबन ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी ये आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर की जो स्पेस है उस ऊपर वाली स्पेस को आप एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके ऊपर सारा रिएक्शन होता है। और इसके ऊपर जो चीज इससे आके अटैच होती है, वो अटैच होने वाली चीज को आप सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास सबस्ट्रेट की भी डेफिनेशन है। सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है आपके पास, जो एंजाइम्स के रिएक्टेंट होते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट किस तरीके से समझाऊं मैं आपको, इस तरीके से समझाऊंगी कि केमिस्ट्री के अंदर जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में आपको सर ने बताया होगा कि एरो से स्टार्टिंग की जो चीजें होती हैं, जो एरो से पहले लिखी जाती हैं, उन्हें आप रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद जो आप चीजें लिखते हैं वो आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है और वो एंजाइम के जरिए हो रहा है, तो उसमें एरो से पहले का जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी चीज होगी, वो सारी की सारी चीज आपकी सबस्ट्रेट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आपके रिएक्शन में एरो से पहले की जो भी चीज है वो चीज कहलाएगी आपकी सबस्ट्रेट। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल आपके पास, रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट अभी आपने एंजाइम के स्ट्रक्चर में देखा कि एक्टिव साइट किसको कहा था, इस वाले पोर्शन को कहा था। ठीक है, एक्टिव साइट की डेफिनेशन क्या है आपके पास, a small portion of enzyme where substrate attaches with enzyme is called active site। यानी वो स्मॉल पोर्शन एंजाइम के ऊपर जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, ठीक है, लगता है उसके साथ, उसे आप कहते हैं एक्टिव साइट। इनहिबिटर कौन से होते हैं, इनहिबिटर वो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, इनहिबिटर जो है वो चीजें होती हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, और एक्टिवेटर वो होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ों के नाम अपने सामने आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपकी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स की सूरत में मौजूद हैं। आपको मालूम है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारा वाटर मटीरियल है आपके अंदर, 75% वाटर है। तो वो जो बहुत सारे एलिमेंट्स आपके अंदर मौजूद हैं, उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनहिबिटर कौन से हैं, वो हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकते हैं, कम करते हैं, और एक्टिवेटर वो हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको इनहेंस कर देते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो क्या चीजें हैं, ये आपके सामने बहुत पहली मर्तबा बिल्कुल नाम आ रहा होगा, तो आपने इसे गौर से सुनना है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की टाइप्स कहलाती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, आपकी बॉडी में जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब वो मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, एक एनाबॉलिज्म के जरिए होता है और एक कैटाबॉलिज्म के जरिए होता है। एनाबॉलिज्म क्या है आपके पास, एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में बनता है, यानी कि बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके जो हैं वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके सेल के अंदर मुसलसल प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन जो आपके पास हो रही है वो प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, आपका सेल बनाता है, सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर के मसल्स को क्रिएट करता है। ठीक, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक छोटी टाइप है वो क्या कहलाती है, ग्लूकोज कहलाती है। प्रोटीन्स में आपके पास जो एक छोटा उसका माइक्रो मॉलिक्यूल है वो कहलाता है आपका अमाइनो एसिड। उसी तरीके से फैट्स में आपके पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो कहलाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। अगर याद हो तो मैंने आपको क्लास में ये बातें समझाई थी, और मैंने आपको जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे तो तब भी ये बताया था कि आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स।
माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। ठीक है, जब तमाम अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएं तो वो प्रोसेस आपका एनाबॉलिज्म कहलाएगा। और जब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटे और टूटकर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बना ले, उस प्रोसेस को आप कैटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, अगेन डेफिनेशन बता रही हूँ, और से सुनना है। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल क्रिएट करें तो वो कहलाएगा एनाबॉलिज्म। और जब एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल टूटे और टूटकर छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स में टूटकर शुगर्स बना ले छोटी छोटी सी, जो कि आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो कि आपके डाइजेशन के अंदर हो रहा होता है। ऐसा कि आप जो रोटी का टुकड़ा लेते हैं खाते हैं निवाला, वो निवाला अंदर जाके एज इट इज नहीं रहता, बल्कि वो अच्छे तरीके से टूटता है और फिर उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है वो भी टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो चीजें आपके ब्लड में शामिल होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अभी बताया था आपको कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है आपके पास? कोफैक्टर एक ऐसा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। होता क्या है, ये किस लिए जरूरी होता है? एंजाइम को सही तरीके से काम पर लगाने के लिए, कि एंजाइम अपना काम प्रॉपर तरीके से करे, उसे एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। वो कोफैक्टर उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल सकता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा तो उसे कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन उसे मिलेगी। अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा तो उसे फिर जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि एज अ कोफैक्टर काम करती हैं, और ये प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। और ये किस लिए जरूरी है? ताकि एंजाइम अपना काम भरपूर तरीके से सही तरीके से करे। फिर उसके बाद आपके पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आप किस चीज को कहते हैं? यही बात जो अभी ऊपर आपके सामने लिखी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में, ये उसी की दो चीजें अलग अलग तरीके से हैं। यानी कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं एंजाइम के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक आपके पास जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपके सामने कार्बन का नाम लिया, ऑक्सीजन का नाम लिया, ये सारी चीजें जब एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड हो जाएं, मिल जाएं, तो ये कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जब यही चीजें एंजाइम के साथ कंबाइन ना हो बल्कि लूजली अटैच्ड हो, दूर दूर से अटैच्ड हो, तो फिर वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, जब टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, और जब दूर से अटैच होंगे, लूजली अटैच्ड होंगे, तो वो कोएंजाइम्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशंस क्लियर हैं आपको? एनाबॉलिज्म दोबारा पूछा है मुझसे, तो एनाबॉलिज्म बता देती हूँ मैं आपको। मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है छोटे मॉलिक्यूल से, तो वो प्रोसेस आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है। कोफैक्टर का मतलब ये है कि कोई भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो और एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करे, सही तरीके से काम करने में हेल्प करे, तो वो कोफैक्टर कहलाता है। बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर देती हूँ, तो अगर मैं अभी रिपीट ना भी करूँ तो आपको लेक्चर में वो चीज़ मिल जाएगी, आप 10 दफा सुन लीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, जिस तरह पहले भेजे थे। फिर उसके बाद आप आराम से उसे सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है डिस्टिंग्विश। ठीक है, यानी आपने डिफरेंसेस लिखते हैं एक्टिवेटर और इनहिबिटर के दरमियान में, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान में। एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या है? ठीक है, एक्टिवेटर अभी बताया था ऊपर डेफिनेशन आपको, कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है वो एक्टिवेटर कहलाता है, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है वो इनहिबिटर कहलाता है। एक्टिवेटर किस तरीके से एंजाइम के साथ बाइंड होता है? एक्टिवेटर बाइंड्स इन सच अ वे दैट इट स्टेबलाइजेस द एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। यानी कि एंजाइम एक्टिव हुआ है, जिस वक्त एक्टिव हुआ हुआ है, तो उसको एक्टिव मजीद रखने के लिए, उसे प्रॉपर तरीके से काम पर लगाने के लिए जो एक्टिवेटर क्या कर रहा है, उसको एक तो ये कर रहा है कि उसकी एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है। वो इसके साथ इस तरीके से कंबाइन होगा कि एक्टिविटी उसकी इनहेंस होगी, मजीद बढ़ जाएगी। यानी इस तरह से आप ले सकते हैं
कि आपके पास जो है वो कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको उसके अंदर कोई ना कोई फ्यूल डालना है, यानी कि आप या तो उसको उसके अंदर सीएनजी गैस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उसके अंदर पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तभी वो गाड़ी चलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि उसका इंजन एकदम एक्टिव हो, हर चीज प्रॉपर हो, लेकिन आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला तो क्या वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी? कभी भी नहीं चलेगी। इसी तरीके से आपका एंजाइम प्रॉपर है, बिल्कुल हर चीज उसकी सेट है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर एक्टिविटी डालने के लिए कोई फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं काम करेगा। तो वो जो फ्यूल है वो आपका एक्टिवेटर कहलाता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आपकी गाड़ी जो है उसके अंदर आपको उसे नहीं चलाना, ठीक है, आपने उसको नहीं चलाना, उसको बिल्कुल एक जगह पर पार्क कर देना है, तो उसको पार्क करने के लिए प्रॉपर तरीके से रखने के लिए कि वो पार्क हो जाए और उसका फ्यूल वगैरह जाया ना हो, आप उसका इंजन बंद कर देंगे ताकि वो खड़े खड़े ऑन ना रहे। तो वो जो इंजन आपने बंद किया, ये चीज आपकी इनहिबिटर कहलाती है। कि जब आप किसी इनहिबिटर क्या करता है कि जब एंजाइम इनएक्टिव है तो वो इस तरीके से एंजाइम के साथ जुड़ता है, उस इस तरीके से उसके साथ लगता है कि वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म को स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसको आपने बिल्कुल लेवल पर ले आए हो कि अब वो आपके पास इस तरीके से बिल्कुल सेट रहेगी। किसी आपने हम अगर एक पैर पर खड़े हो जाएं तो हम एक पैर पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? जरा मुझे जरा चैट पे बताएं, आप एक पैर पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं बगैर किसी सहारे के? कोई जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, सारे सो गए। मैंने आपसे पूछा कि आप एक पैर पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं बगैर किसी सहारे के? फबिया बेटा 5 to 7 मिनट, कभी भी नहीं रह सकती तुम 5 to 7 मिनट। जब तक थक ना जाए, ठीक है, क्लासेस जरा स्टार्ट हो जाए फिर मैं तहा को एक पैर पे खड़ा करके चेक करूंगी कि कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक पैर पर खड़ा किया जाए तो क्या आप स्टेबल फॉर्म में होंगे? अगर आपको एक पैर पर खड़ा किया जाए तो क्या आप स्टेबल फॉर्म में होंगे? बिल्कुल भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होंगे आप, ठीक है। आप जब दो पैरों पे खड़े होते हैं तो आप स्टेबल फॉर्म में होते हैं, यानी आपके पास गिरने के चांसेस नहीं होते, आप खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक पैर पे खड़ा किया जाएगा तो आप स्टेबल फॉर्म में नहीं होंगे, अनस्टेबल फॉर्म में होंगे। तो आपको स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना दूसरा पैर भी जमीन पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इनहिबिटर क्या करता है? एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए उसको स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि अगर वो कुछ ऐसी कंडीशन में है कि जिस कंडीशन में वो रिएक्शन कर सकता है तो उसकी उस रिएक्शन वाली कंडीशन को खत्म कर देगा ताकि वो बिल्कुल सुकून में आ जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टेबलाइज कर देता है उसकी इनएक्टिव फॉर्म को। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास एक्टिवेटर की, कैल्शियम, मैग्नीशियम आइंस और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इनहिबिटर में जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो मोस्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लिखी हुई है, ये आपकी इसकी एग्जांपल्स हैं। सेकंड है आपके पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको बताई कि ये वो आपका रिएक्शन है, वो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है कि जो छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो शुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगी और मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना लेंगी, या फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इसी के उल्टे प्रोसेस की तरफ अगर आप जाते हैं, ऑपोजिट प्रोसेस की तरफ, तो वो आपका आ जाता है कैटाबॉलिज्म। यानी ये वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल को आप छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं ताकि आप उसको इजीली यूज कर सकें, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कैटाबॉलिज्म। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है कि ये किस लिए जरूरी होता है एनाबॉलिज्म? ये ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, यानी आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हर चीज का लेवल मेंटेन रहे, आपकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए जरूरी है कि आप में एनाबॉलिज्म रिएक्शन चलता रहे, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन किस लिए जरूरी होता है? ताकि आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब उसकी डाइजेशन होती है तो डाइजेशन होने के बाद उसके अंदर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में शामिल होंगे, आपको एनर्जाइज करेंगे, तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी। किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपका जो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है वो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के बाद बढ़ता है, ठीक है। इसमें जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एनाबॉलिज्म में वही बात जो फर्स्ट पॉइंट में आपसे जिक्र किया था मैंने कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो किससे बनता है? सिंपलर वन से, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहलाता है।
और कैटाबॉलिज्म क्या है आपका, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स वन है यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो क्या किस चीज को फॉर्म कर रहा होता है, वो तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस को यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है या कोई मसला? थोड़ा जूम कर लो। अच्छा जी, एक मिनट रुके। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? बेटा एक बात मुझसे स्टार्टिंग में ही बोल देती। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा आपसे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर वंस, और कैटाबॉलिज्म में क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वंस। तो ये सिंपलर है माइक्रो मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, इनहिबिटर का सेकंड पॉइंट, इनहिबिटर का सेकंड पॉइंट ये है कि इनहिबिटर किसी भी एंजाइम के साथ इस तरह अटैच होता है कि वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म को स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में ले आना, ऐसी फॉर्म में ले आना कि जिस फॉर्म में उसके लिए रहना, सामने एग्जिस्ट करना मुश्किल ना हो। ठीक है, जो चीज उसकी जो है वो नॉर्मल फॉर्म होगी, उस नॉर्मल फॉर्म को आप स्टेबलाइज फॉर्म कहते हैं। कल मेरी क्लास नहीं होगी, इसी वजह से आज क्लास ले रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स स्पेसिफिक नेचर के क्यों होते हैं? स्पेसिफिक नेचर का मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक एंजाइम नहीं पाया जाता, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, और हर एंजाइम का एक स्पेशल फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है। हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि अगर फूड डाइजेशन है तो उसका एंजाइम अलग होगा, फूड में से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम अलग होगा, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम अलग होगा, और फैट की डिपोजिशन के लिए एंजाइम अलग होगा। ठीक है, इसीलिए एंजाइम्स आपके पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, साइज होता है, जिससे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम स्पेसिफिक मौजूद है आपके अंदर, तो वो कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा या उसी को बनाएगा, उसके लिए वो प्रोटीन को कभी भी नहीं तोड़ेगा या वो फैट्स को कभी भी नहीं छेड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम एंजाइम्स को कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को रिड्यूस क्यों कर देते हैं, कैसे रिड्यूस कर देते हैं? तो एंजाइम्स में अभी आपको बताया कि एंजाइम्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। जब वो स्पीड अप कर देते हैं तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। लेकिन जब एक एंजाइम वहां इन्वॉल्व हो गया तो उस एनर्जी को आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आपका एंजाइम ऑलरेडी जो वहां पे मौजूद है वो फॉरन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, तो आपकी एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। एंजाइम्स इंडस्ट्रीज में आपके पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, यहाँ मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए हुए हैं, आपने नोट्स अपने सामने लेकर बैठिएगा जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने स्कूल आकर नोट्स नहीं लिए हैं मुझसे काइंडली स्कूल आकर नोट्स ले जाएं, अगर उन्होंने मुझे कंप्यूटर पेपर दिए हुए हैं। और वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर पेपर नहीं दिए हैं उनको मैं सेंड कर चुकी हूँ, अगर नहीं सेंड किया तो मैं अगेन सेंड कर दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने जो किया है वो ये किया है कि आगे एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर इंडस्ट्री में आप इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स को ताकि आप पेपर बना सकें। तो आप कौन से वाले एंजाइम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके नाम में आपके पास सेल्यूलेज लिखा हुआ है, जाइलेनेज लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और जो आपके दिमाग में आएगी इन तमाम चीजों को पढ़ के कि ये एंजाइम्स हमारे पास आते कहाँ से हैं। बेटा, एंजाइम्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है, ह्यूमन बींग्स में भी है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में जो एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्लांट्स से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनकी मदद से बहुत सारी चीजें तैयार हो सकती हैं, इसीलिए वहीं से एक्सट्रैक्शन लेकर लीव्स में से, स्टेम में से, रूट में से एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं, फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं किन चीजों में, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जैसे पिज्जा वगैरह है, इस टाइप की जितनी चीजें होती हैं जिन्हें आपको फुलाना पड़ता है, ब्रेड बनानी पड़ती
होती है जिसमें उन तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम है जो यूज होता है, जो है आपके पास अमाइलेज एंजाइम। अच्छा, अमाइलेज का नाम जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपके अंदर नेचुरली पाया जाता है, जो ह्यूमन का स्लाइवा होता है, ठीक है, स्लाइवा जो हमारे अंदर होता है, इस स्लाइवा के अंदर भी अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये अमाइलेज एंजाइम हमारे पास नीचे स्टमक में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये बेकरी आइटम्स हम खाते हैं, तो इनकी डाइजेशन का काम जो चल रहा होता है, ये सब अमाइलेज की मदद से चल रहा होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? जिसके अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें अमाइलेज है, प्रोटीएज है, सेल्यूलेज है, ठीक है। और बायो डिटर्जेंट्स कौन से होते हैं? यानी कि मुख्तलिफ किस्म के स्टेन्स को, धब्बों को धोने के लिए जिन डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए भी आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। उनमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि why presence of enzymes does not affect on the nature and properties of end product। यानी कि आपके पास, आपने कहा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसकी मौजूदगी कभी भी किसी रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट को क्यों नहीं इफेक्ट करती? इसलिए इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वहां वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। वो जस्ट एक फ्यूल का काम कर रहा है ताकि वो एक चीज को स्पीड अप कर सके, यानी कि गाड़ी तेज चल सके। ऐसा नहीं होगा कि आप पेट्रोल डाल देंगे गाड़ी में तो गाड़ी का मॉडल जो है वो खैबर से कोरोला में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका एंजाइम है वो भी बायो कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नंबर 5 है आपके पास, हाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। यानी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट किस तरीके से करती है। एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, यानी कि जब जिस लेवल तक जो चीज डिजोल्व हो सकती हो, उस चीज को उस लेवल तक डिजोल्व करना सैचुरेट करना कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, इक्वल रखा हुआ है, तो ये आपका सैचुरेटेड कहलाएगा। एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हिसाब से सैचुरेटेड होता है, यानी कि जितना सबस्ट्रेट आपके पास है उतना ही एंजाइम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा देंगे तो वहां पर एंजाइम आपका इफेक्ट हो जाएगा और फिर वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और वो एक वक्त में उतने ही एंजाइम को यूज, उतने ही सबस्ट्रेट को चेंज करेगा जितना सबस्ट्रेट को चेंज कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री से लिंक करूं, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, वहां पे जिन रिएक्शंस में आपके पास, सॉरी, कुछ लॉस पड़ी होंगी, तो उन लॉस के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई होगी जिंक की और सल्फर की, जिसका रिएक्शन होता है। तो उसमें ये था कि जितना मतलब अगर आपके पास 8 ग्राम सल्फर है, तो वो 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन करेगा, उससे ज्यादा के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप 10 ग्राम के बजाय 20 ग्राम मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं, तो वो 20 ग्राम में से सिर्फ 10 को इस्तेमाल करेगा, बाकी 10 को छोड़ देगा, उसको यूज नहीं करेगा, तो वो आपके पास वैसे ही बचा रह जाएगा। सेम इसी तरीके से एंजाइम आपके साथ करता है कि जितना सबस्ट्रेट को चेंज कर सकता है उतना ही सबस्ट्रेट को चेंज करेगा प्रोडक्ट में, बाकी पूरा सबस्ट्रेट वैसा का वैसे ही आपका रिएक्शन में रखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आपके पास इसका एक वाहिद एंजाइम्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास डेफिनेशन है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके तकरीबन ऊपर जितनी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें कवर हो गए, ठीक है। तो इसलिए अब जब मैं इसको रिपीट करूंगी तो आपको खुद बार बार मतलब समझ में आ जाएगा, ये इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि एंजाइम जो है वो एक ऐसा फैसिलिटेटर है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है, उसको स्पीड अप कर देता है, ठीक है। आप अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे अभी आगे जाकर, एसिड बेस्ड रिएक्शन में हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपका एंजाइम भी एक तरह का इंडिकेटर है, और कैटलिस्ट भी कहते हैं इसको आप। कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या है एंजाइम्स की? सबसे पहली चीज कि एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है, जो कि ज्यादातर प्रोटीन से मिलकर बनता है, और ये अमाइनो एसिड्स की 3 चेन्स फॉर्म करता है। फोल्डेड चेन्स का मतलब ये होता है, यानी एक चेन के ऊपर दूसरी चेन, दूसरी के ऊपर तीसरी चेन, तीसरी के ऊपर चौथी चेन, इस तरीके से चेन रिएक्शन होता रहता है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स का, जिसकी वजह से एक पूरा एंजाइम जो है वो फॉर्म में आता है, अपनी शेप में आता है। इसकी एक खास स्पेसिफिक शेप होती है हर एंजाइम की, जैसे ये यहाँ जो शो करवाया हुआ है आपको पिक्चर में, तो ये खास स्पेसिफिक शेप फॉर्म करवाई हुई है।
कभी आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को हम ब्लॉक्स देते हैं खेलने के लिए, या कुछ खास उनके इस तरह की चीजें होती हैं कि उनको शेप्स दी हुई होती हैं और एक बोर्ड दिया हुआ होता है, वो शेप्स उन्हें उस बोर्ड में फिट करनी होती है, यानी कि जो जिस तरह का लॉक होगा उस लॉक में उसी तरह की चाबी जाएगी। यानी कि आपके पास जो है वो अगर अलमारी में जिस तरह का लॉक लगा हुआ है, तो आप क्या किसी दूसरी चीज की चाबी उसके अंदर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक शेप बनी हुई है जो अपनी ही चाबी को उसके अंदर फिट कर सकता है, कोई और चाबी उसके अंदर फिट नहीं हो सकती। एंजाइम भी आपका सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। इसकी शेप जिस तरह की होगी इसके अंदर वही सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। तीसरी बात क्या है आपके पास कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है वो कि जब तक वो पूरे तरीके से यूटिलाइज ना हो जाए तब तक वो काम करता रहता है, यानी कि जितना उसके अंदर फ्यूल मौजूद है जब तक वो पूरा फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो जाता तब तक वो एंजाइम रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। नंबर 4 है आपके पास कि एंजाइम की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी कभी भी आपके सबस्ट्रेट को या उससे बनने वाले एंड प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करती। ये बात अभी ऊपर बताई थी आपको मैंने कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूल के तौर पर काम कर रहा है, ये कभी भी प्रोडक्ट को या सबस्ट्रेट को चेंज नहीं करता। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास कि एंजाइम जो है वो उसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है उसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर है आपके पास के एंजाइम्स जो है उनका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है हर चीज के अगेंस्ट, यानी कि वो आप एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और अगर आपने ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने हैं तो फिर आपको ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। वो एक एंजाइम पूरे ग्रुप को उससे रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, तो वही वाला एंजाइम दूसरे ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ सकता है, लेकिन आप उसे प्रोटीन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 स्किप नहीं करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपके पास उसके अंदर